श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है गांधी का हिंद स्वराज पार्ट 3। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, साथ ही मित्रों अपने बाकी पहचान वाले लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। हमने गांधी का हिंद स्वराज इस विषय में गांधी के सपनों की अर्थव्यवस्था अगर भारत में होती तो किसान खुदकुशी नहीं करते। गांधी नेहरू का अर्थव्यवस्था को लेकर टकराव होता अगर महात्मा गांधी जिंदा होते और कुछ सालों तक तो। और आज का भारत गोडसे का है या भारत महात्मा गांधी का है, इन तीन सवालों को लेकर यह सीरीज शुरू की। और गांधी को सही मायने में समझना होगा तो उनके सपनों का भारत हिंद स्वराज को समझना होगा। हमने ये भी देखा कि हमारा भारत अंग्रेजों के जमाने के पहले किस तरह एक स्वावलंबी भारत था। यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो स्वयंपूर्ण थी, स्वावलंबी थी और काफी अच्छे ढंग से जी रही थी। शायद अब उसको खुशहाल भी कह सकते हैं। हमने ये 2 सेशंस में ये भी देखा कि इस देश में कई आक्रमण हुए गए 5000 सालों में। गए 800-1300 सालों से लेकर मुस्लिम आक्रामक बार बार भारत में आए, भारत को बार बार लूटा गया। बाद में कुछ मुस्लिम आक्रामकों ने भारत पर करीबन 700-800 साल तक राज भी किया। लेकिन उन लोगों ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को कायम रखा। और इसलिए चाहे राज किसी का भी हो, मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, हमारे गांव स्वावलंबी थे और अच्छे ढंग से जी पाए स्थिति में थे। हमने ये भी देखा कि अंग्रेज आए 1757 से बंगाल में, और आते ही उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था यानी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए भारत की ये जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था थी, उसको तबाह करना शुरू किया। और इसी कारण 1858 से 1902 तक यानी करीबन 44 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अकाल से मरे। हमारी जो ग्रामीण यंत्रणा थी अकाल से लड़ने की क्षमता रखने वाली, गांव अनाज को पहले से ही रिजर्व रखता था, उसे पता था कि हर 3 साल बाद 5 साल बाद अकाल आते हैं, 5 साल में 2 अकाल आ सकते हैं। उससे लड़ने की क्षमता हमने कई हजारों सालों में जो प्राप्त की थी उसको भी उसने तहस नहस कर दिया। और इसीलिए हमने रमेश चंद्र दत्त, इनका जो किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी बहुत अच्छे ढंग से उसका सारांश हमने समझ लिया, उसमें क्या बातें हैं ये हमने समझ लिया, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। और उससे हमें पता चलता है कि हमारा शोषण क्यों हुआ, किस ढंग से हुआ। औद्योगिक क्रांति यूरोप में अच्छे ढंग से विकसित हो, ब्रिटेन में विकसित हो, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस ढंग से तबाह किया गया ये हमने समझ लिया है। और उसी में से आज का जो आधुनिक कैपिटलिज्म है, शायद जिसको मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म हम कह सकते हैं, वो विकसित हुआ है। तो इस अर्थव्यवस्था का कैसे निर्माण होगा ये भी हम देखेंगे। आज पार्ट 3 होगा और कल रात को 8 बजे यानी रविवार 23 जून को रात को 8 बजे इसी का पार्ट 4 होगा। इन दोनों में हम देखने वाले हैं कि नेहरू और गांधी की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। गांधी किस ढंग की अर्थव्यवस्था चाहते थे और एक्चुअली भारत में किस ढंग की अर्थव्यवस्था शुरू हुई,
उसके परिणाम क्या हुए हमारे सामने हैं। किसानों के शोषण पर ही हमारी व्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था आज की है वो किसानों के शोषण पर ही क्यों खड़ी है, उसके पीछे के कारण क्या है। इसी के साथ में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, इन सभी वादों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होती है, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। इसलिए ये सभी प्रकार हमको समझ लेना आवश्यक है। और इन सब में से अलग गांधी जी किस ढंग की अर्थव्यवस्था चाहते थे, ये भी हमें समझना है। अब मेरे सामने दिक्कत ऐसी है कि मुझे आपके सामने ये सब बातें रखनी है। आप में से कई लोगों को इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान होगा, तो उनके सामने ये बात समझाना तो बहुत आसान है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनका इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से कोई ज़्यादा संबंध रहा नहीं, शायद उसके बेसिस की भी जानकारी नहीं है। ऐसे भी मित्रों को ये बात समझ में आए, इस ढंग से मुझे आपके सामने ये बातें रखनी है। तो ज़्यादा डेप्थ में तो जाना संभव नहीं है। जब कभी एक स्वतंत्र प्रोग्राम एक एक विषय पर मैं लूंगा, फ्यूडलिज्म यानी क्या, कैपिटलिज्म यानी क्या, कम्युनिज्म यानी क्या, सोशलिज्म यानी क्या, हर विषय पर एक स्वतंत्र प्रोग्राम होगा, 1 या 2 सेशंस उनके होंगे, तब शायद मैं बहुत विस्तार से और उसके डेप्थ में जाऊंगा। लेकिन अभी डेप्थ में जाना योग्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे गांधीयन अर्थशास्त्र आप तक पहुंचाना है। उसके लिए जितना आवश्यक है उतनी ही बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए बहुत सरल भाषा में, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी का उपयोग न करते हुए, और जब भी इनका उपयोग करूंगा तब शायद उसके सामान्य अर्थ आपको समझाते हुए मुझे आगे जाना है। इसलिए बहुत आसान भाषा में ये बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहले हमें समझ लेना होगा ये फ्यूडलिज्म, जिसको हम सामंतवाद कहते हैं, जमींदारी कहते हैं, ये क्या चीज होती है। ऐसा माना जाता है कि फ्यूडलिज्म में से ही आज का आधुनिक कैपिटलिज्म पैदा हुआ है। यूरोप में 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यह फ्यूडलिज्म, सामंतवादी व्यवस्था, जो सामंतवादी समाज व्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था भी है, वो एस्टेब्लिश हुई। इसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी ये हमने तो समझ लिया, लेकिन अभी फ्यूडलिज्म की भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूडलिज्म में मालकी जो होती है, मालकियत जो होती है, स्वामित्व जो होता है खेती का, वो किसानों का नहीं होता है। सामंतवादी सिस्टम में मालकियत, स्वामित्व ये राजा का है, ऐसा माना जाता है। भारत में करीबन 5000 सालों तक एक विपरीत परिस्थिति रही है। भारत में यह मान्यता रही है कि जो किसान जमीन कसते हैं, जमीन में अनाज या कोई चीजें उगाते हैं, यह उनके मालकियत की होती है, स्वामित्व उनका होता है, ऐसा माना जाता है। और करीबन यह परंपरा कायम रही है अंग्रेज आने तक। यानी औरंगजेब के बारे में एक बहुत ही क्रूर शासक था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब के जमाने में भी औरंगजेब को जो कोई नई चीज निर्माण करनी होती थी, नया किला बांधना है, नई कोई इमारत खड़ी करनी है, तो उस खेतीहर से उसने जमीन बिकत ली है, पैसे देकर ली है। यानी ये परंपरा भारत में रही है कि जमीन की मालकियत, जमीन की स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व ये हमेशा किसानों के पास रहता था। अब ये राजा का और किसानों का संबंध भारत में किस ढंग से होता था? जो भी राजा होगा उसको राज चलाने के लिए और उसके बदले में वो किसानों को सुरक्षा दे, ये अपेक्षा थी। इसके लिए वो किसानों से लगान वसूल करता था। अब इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो, कर कह सकते हो, लगान कह सकते हो,
अलग अलग नाम है, लेकिन जनरल नाम उसका लगान है। ये लगान कितने परसेंटेज में था उसकी कोई सीमा नहीं थी। जो राजा अच्छे थे वो राजा इतना लगान वसूल करना चाहते थे कि जो भी खेती की अर्थव्यवस्था है वो आबाद रहे, अच्छे ढंग से चलती रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण गांव अच्छे ढंग से जीते रहे, और उसी के साथ में राजा को उसका हिस्सा मिले। ये अच्छे राजा का लक्षण माना जाता है। लेकिन राजा इतनी बड़ी उसकी व्यवस्था तो खड़ी नहीं कर सकता है कि अपने कारीगर या अपने नौकर वो भेजे हर जगह। इसलिए धीरे धीरे उसमें से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई कि राजा का कोई एक प्रतिनिधि, जिसे शायद हम पटेल कहें, देशमुख कहें, कुलकर्णी कहें, ये लगान वसूलते थे। लेकिन ये मानकर लगान वसूल करते थे कि इसका स्वामित्व, यानी जमीन का स्वामित्व ये खेतीहर का है, किसान का है। और लगान वसूलने के बाद वो राजा को भेजते थे। अब ये राजा को भेजने की जो सेवा है, इस सेवा के एवज में कुछ रकम वो अपने पास रखते थे। इसका कोई प्रमाण तय नहीं था। जो अच्छे राजा थे अपने प्रजा की बहुत चिंता करते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि बड़े पैमाने पर ये जो लोग हैं, जिनको हम कहेंगे देशमुख है, पटेल है, कुलकर्णी है, मध्यस्थ है, इनको जमींदार नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उनके कब्जे में जमीन नहीं होती थी। जमीन जो होती थी किसानों की होती थी, उनकी जमीन स्वतंत्र होती थी, है भी तो उनके मालकियत की या फिर उनके स्वामित्व की। तो इसलिए उनको जमींदार कहना तो योग्य नहीं होगा। तो इन लोगों के जरिए जो लगान वसूला जाए और अपने पास वो रखे, उसका कोई प्रमाण निश्चित हो, ये देखना भी राजा का काम था, और अच्छा राजा ये काम देखते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा लोग अपनी व्यवस्था में इतने मशगूल हो गए, मशरूफ हो गए, कि उनको ये छोटी छोटी बातें देखने के लिए समय नहीं रहता था। बार बार लड़ाइयाँ होती थी, उनको सैनिक ही खर्च करना पड़ता था, लगातार पैसों की जरूरत रहती थी। जो भी ये देशमुख, पटेल, कुलकर्णी या फिर देशपांडे जो भी है, इस ढंग के जो लोग हैं जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई है, जो राजा के प्रतिनिधि है, जो लगान वसूल करने का काम करते हैं, ये बड़े पैमाने पर उन तक लगान पहुंचाएं, इतना ही वो देखते थे, और बाकी उनको क्या करना है पूरी खुली छूट उनको देकर रखी थी। और इस कारण ये जो लोग थे, मध्यस्थ लोग थे, ये बड़े पैमाने पर भारत में भी किसानों से लगान वसूल करने लग गए। राजा को जितना भेजना है उससे कई गुना ज्यादा वसूल करने लग गए। और एक बार राजा को भेज दिया, राजा खुश हुआ कि बात खत्म, उसके बाद में वो पूरी तरह से गांव का और किसानों का शोषण करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे ये बहुत प्रबल होते गए। ये जो देशमुख है, पटेल है, कुलकर्णी है, राजा के प्रतिनिधि है, इन्होंने धीरे धीरे उनके पास जितनी पैसे यानी इकट्ठा होते गए, संपत्ति इकट्ठा होती गई, उसके आधार पर सैनिक बल खड़ा करने की कोशिश की। और उनका खुद का सैनिक बल भी होता था, जो कि भारत में इस ढंग की प्रथा नहीं थी। केवल प्रथा थी तो जो सरदार है, जो सही मायने में लड़ते हैं, युद्ध में लड़ने वाले कुछ सरदारों को गांव इनाम में दिए जाते थे, जहागीर इनाम में दी जाती थी। वहाँ का लगान वसूल कर कर जो भी सैनिक उनके पास है, उनका भरण पोषण करने का उनको अधिकार रहता था, उनको भी राजा को भेजना पड़ता था। लेकिन आम जो देशमुख है, पटेल है, कुलकर्णी है, जो सरदार नहीं है किसी युद्ध या फिर सैन्य में, उन्होंने भी अपने सैनिक खड़े करने भारत में शुरू किए। जब शिवाजी राजे राज करने लग गए, शिवाजी राजे को रयतेचा राजा कहा जाता है, बहुत क्रांतिकारी राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमारी समझ में आएगा। ये जो जाने अनजाने में किसानों की एक शोषण व्यवस्था हमारे भारत में खड़ी हुई थी, ये शिवाजी को बहुत पहले ध्यान में आ गई। और उन्होंने जैसे ही उनका एक स्वराज का हिस्सा तैयार हुआ, एक हिस्से पर उनका कब्जा आ गया, और उन्होंने अपने हिस्से में जिस पर वो राज करते थे वहां सुराज निर्माण करने का प्रयास किया,
तो सबसे पहला महत्व का काम उन्होंने अगर कोई किया होगा तो ये जो यंत्रणा है राजा के प्रतिनिधि की बहुत प्रबल बन चुकी है, पटेल, कुलकर्णी, देशमुख, इजारदार वगैरह इनको कहा जाता था, ये यंत्रणा बंद कर दी। राजा के नौकर लगान वसूल करने जाते थे। अब रहा सवाल ये कुलकर्णी, देशमुख, पटेल का क्या करें? राजा ने उनके पूरे अधिकार निकाल लिए, यानी शिवाजी राजा ने। इतना ही नहीं तो किसी भी पटेल को, किसी भी देशमुख को, किसी भी कुलकर्णी को, किसी भी देसाई को सैन्य रखने का अधिकार नहीं दिया। सैन्य रखने के लिए मनाही की कि दूसरी शर्त, और इसके एवज में आपको जीने के लिए, आज तक आप ये काम करते थे, इसके एवज में आपको कुछ हिस्सा मिलता था, तो राजा के तिजोरी में से यह हिस्सा दिया जाता था। अब इस कारण किसानों का शोषण एकदम बंद हुआ। शिवाजी राजा बहुत किसानों की देखभाल करता था, उनके हित का ध्यान रखता था। उनके सख्त आदेश थे, अकाल गिरा तो किसी भी किसान से लगान वसूल नहीं करना, और जब अनाज अच्छा उगता है तब भी 2/3 केवल लगान लेने का है। 5 में से 2/3 नहीं, 5 में से 2 हिस्से केवल लेने हैं। 5 में से 3 हिस्से यानी 60% किसानों के पास रखना है। अभी शायद हमको ऐसा लगेगा कि ये 40% शिवाजी राजा लेते थे, ये बहुत बड़ा पैमाना है। उस जमाने में बहुत ही कम से कम छोटा पैमाना था, इतना कम लगान वो लेते थे। इसी के साथ में अगर किसी किसान ने जमीन जोतने का, नई जमीन जोतने का काम किया है, तो राजा उसको पहले कुछ सालों तक लगान माफ करते थे। इतना ही नहीं तो बीज से लेकर जो भी संसाधन आवश्यक होते खेती करने के लिए, उसकी भी मदद करते थे। इस ढंग की यंत्रणा शिवाजी राजा ने शुरू की। इस कारण और किसानों की खुशहाली बढ़ी। पहले से ही हमारे सभी ग्रामीण इलाके देहात स्वतंत्र थे, स्वयंपूर्ण थे और सशक्त बनते गए, और इसीलिए स्वराज के बारे में शिवाजी को जो क्रेडिट दिया जाता है और रयतेचा राजा कहा जाता है, क्रांतिकारी राजा कहा जाता है, लोगों का राजा कहा जाता है, ये पहली बार एहसास वो निर्माण कर पाए। ये बहुत क्रांतिकारी काम शिवाजी राजा ने किया था। अब मित्रों, आगे चलकर उन्होंने और भी कुछ शर्तें लगाई, यानी किसानों से कोई भी चीज फोकट में नहीं लेने की, छीन कर नहीं लेने की, जो परंपरा बन चुकी थी कुछ सालों में। क्योंकि जो राजा लोग रहते थे, वो राजा लोग अपने सैन्य को खुली छूट देते थे, उनको पूरी तरह से पगार नहीं दिए जाते थे। जब भी सैन्य युद्ध करेंगे, लूट बचाएंगे, तो लूटे हुए माल का कुछ हिस्सा वो रखेंगे, यानी सैन्य रखेगा, उसका सेनापति रखेगा, वहां के जो भी अधिकारी होंगे वो रखेंगे, सैनिक रखेंगे, और कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था। इस कारण ये लोग बड़े अत्याचार करते थे। जहां भी इनका मुकाम होता था, चाहे वो युद्ध शुरू हो चाहे ना शुरू हो, वो आसपास के इलाके से अनाज से लेकर हर चीज फोकट में किसानों से वसूल करते थे, नहीं तो मार डालने की धमकी देते थे। ये सब बातें भी शिवाजी राजा ने बंद की। अपने किसी सैनिक को, किसी सेनापति को स्पष्ट आज्ञा देकर उन्होंने रखी थी कि किसानों से अगर आपको मुर्गी भी लेनी है तो पैसे देकर लेनी है, अनाज भी लेना है पैसे देकर लेना है, उनकी कोई जगह का उपयोग करना है तो उनके सम्मति से उसका उपयोग करना है। अगर कहीं खेतों में अनाज हो, लहराया हो, यानी अनाज के पौधे हैं, तो कभी वहां से जाने का नहीं, उनको नष्ट करने का नहीं, वहां कभी अपने घुड़सवार डालना नहीं। ये सभी आदेश शिवाजी राजा ने देकर रखे थे, और इसीलिए शिवाजी राजा आम जनता में बहुत लोकप्रिय बनते गए, और सही माने में उनके स्वराज में जो लोग जीते थे वो बहुत खुशहाली से जीना संभव हुआ आगे चलकर। लेकिन शिवाजी राजा के राज में या सुराज में या स्वराज में जो अवस्था थी, वो अवस्था पूरे भारत में वैसे ही नहीं थी। लेकिन मालकियत, स्वामित्व जमीन का किसानों का था। यूरोप में से अंग्रेज इस देश में आए, मैंने कहा है आपको 1758 में आए,
इस्टेब्लिश हुए बंगाल में। तब से उनका राज भारत में शुरू हुआ। ये सभी सामंतवादी व्यवस्था से आए थे। ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, ये क्या है? ये 3 स्तर पर काम करते थे। एक, राजा। राजा के हिस्से में जितना एरिया है जिस पर वो राज करता है, वहां जो कुछ भी है उस पर उसकी मालकियत है, उसका स्वामित्व है, ऐसा माना गया। यह फ्यूडल सिस्टम का पहला हिस्सा। यानी जमीन किसानों की नहीं, वो राजा की। राजा फिर अपने प्रतिनिधि जिनको चुनता था, इनको सामंत कहा जाता था, नोबल्स कहा जाता था, लॉर्ड्स कहा जाता था, सरदार कहा जाता था। ये लॉर्ड्स, नोबल्स, सरदार परंपरागत भी होते थे, युद्ध के सेनापति भी होते थे, युद्ध के सरदार भी होते थे, और नहीं भी होते थे, दोनों तरीके से। लेकिन इनको यह अधिकार होता था कि राजा की ओर से ये किसानों से लगान वसूले। अब देखिए, भारत की सिस्टम में और यूरोप की सिस्टम में क्या फर्क है। और ये करीबन 8वीं शताब्दी से 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी तक ये व्यवस्था चलते आई है। भारत में ये माना जाता था कि कसने वाला जो किसान है, उसका स्वामित्व उस खेती पर है, वो उसकी मालकियत है। यूरोप में फ्यूडल सिस्टम में माना जाता था कि ये जमीन राजा की है और राजा की तरफ से ये किसान वहां काम कर रहा है। यानी यहां किसान केवल काम करने वाला व्यक्ति है, वो केवल अनाज उगाने वाला व्यक्ति है, और राजा के जमीन पर वो काम करेगा, कुछ अनाज उगाएगा, उसके एवज में कुछ पाएगा, लेकिन सही हिस्सा तो राजा का है, क्योंकि स्वामित्व राजा का है। और ये वसूल करने का काम ये सरदार करते थे, नोबल्स करते थे। यहां भी उसी ढंग से भारत में जैसा होता था वैसा होता था। धीरे धीरे ये सरदार इतने सशक्त बने, क्योंकि इनके प्रति तो शर्त रहती थी कि इसके एवज में राजा के लिए उनको क्या करना है। तो राजा के लिए सैनिक खड़े करने, और जब राजा आदेश दे तो पूरे सैन्य के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरना। तभी वो नोबल बना रह सकता था, सरदार बना रह सकता था, सामंत बना रह सकता था। तो इसलिए एक तरफ ये बहुत सशक्त बनते गए, उनके पास सैनिक की शक्ति आई। अब सैनिक की शक्ति आने के बाद में राजा का साम्राज्य अगर बड़ा है तो कहां छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। उसको जब चाहे तब सैनिक मिल रहे हैं, सरदार लड़ने के लिए आ रहा है और लगान भी आ रहा है, तो वो खुश। तो पूरी तरह से जाने अनजाने में ये लॉर्ड्स जो थे, नोबल्स जो थे, सामंत जो थे यूरोप के, वो खुद उस एरिया के राजा बन बैठे थे। और वो बड़े पैमाने पर वहां की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, किसान है, किसानों के साथ में उस जमाने में तो सभी प्रोडक्शन, केवल अर्थव्यवस्था जो डिपेंडेंट थी वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। खेती में ही सब कुछ चीजें उगती थी, कारखाने लगने के थे, अलग ढंग के प्रोडक्शन होने के थे। जो भी छोटा मोटा काम होता था वो खेती संबंधित चीजों से ही होता था। व्यापार भी उन्हीं चीजों का होता था। और इसलिए ये जमीन का प्रोडक्शन, यानी किसान जो प्रोडक्शन करते उसको बहुत महत्व था, उसी के आधार पर पूरा देश चलता था। लेकिन उस पर उनका कोई हक नहीं था, उनकी मालकियत नहीं थी, उनका स्वामित्व नहीं था। और इसी में से बड़े पैमाने पर फिर प्रोडक्शन होना चाहिए। फिर वहां पर खेती पर काम करने वाला किसान जो है उसके साथ में बाकी लोग भी लगने चाहिए। और फिर वहां जो लोग लगेंगे उनको बंधुआ मजदूर जैसा रखने की परंपरा शुरू हुई। अलग अलग देशों में से लूट कर गुलामों को लाया गया, उनको वहां काम करने के लिए प्रवृत्त किया गया। और इसमें से गुलामी परंपरा भी बड़े पैमाने पर, जो पहले से दुनिया में थे, वो खेती में बड़े पैमाने पर काम करने लग गए। किसान की भी अवस्था इस गुलाम से कोई ज्यादा बहुत अलग नहीं थी। ये सामंती परंपरा है।
अब ये 3 स्तर पर काम कर रही है। पहला स्तर राजा का है, दूसरा स्तर सामंतों का है, जो किसानों में और राजा में कड़ी का काम करता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा महत्व का बन गया और यही सबसे ज्यादा शोषण करने लग गया। किसानों के पास कोई हक नहीं बचे। अब मित्रों, ये हमने सिचुएशन तो समझ ली, फ्यूडल सिस्टम क्या है। भारत में इस ढंग की फ्यूडल सिस्टम नहीं थी, इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से खुशहाली थी। इसीलिए भारत को शायद कुछ हजार साल पहले सोने की चिड़िया माना गया, क्योंकि भारत ऐसे सिचुएशन में था कि जहां बहुत अच्छे ढंग से उत्पाद हो सकता था, बड़े पैमाने पर खेती उपज देती थी, नेचर का वातावरण बहुत अनुकूल था, नदियां थी बड़ी बड़ी, वो पूरी तरह से जमीन को अच्छे ढंग से सींच सकती थी। जिस ढंग का एक नेचुरल रिसोर्सेस की किसी भी देश को आवश्यकता होती है, वो बहुतायत में थी। और इसीलिए भारत एक सोने की चिड़िया कर कर पूरे दुनिया में जाना गया। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि यहां सोने की चिड़िया उड़ती थी। सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा है कि जब खा पी कर खुशहाल थे और कम श्रम में बहुत अच्छे ढंग से उपज होती थी, इसलिए वो बाकी चीजों के लिए समय भी निकाल पाते थे। संगीत के लिए समय निकाल पाते थे, चित्रकारी के लिए समय निकाल पाते थे, शिल्पकला के लिए समय निकाल पाते थे, और बाकी भी संस्कृति बहुत अच्छे ढंग से विकसित होती गई। ये भारत का इतिहास रहा है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि ये सामंती परंपरा हो चाहे कोई भी परंपरा हो, इसमें अमीरी गरीबी शुरुआत में कैसे पैदा हुई होगी। उसके बिन हम शायद आज के खेतीहर के शोषण को, किसानों के शोषण को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत शॉर्ट में कि ये अमीरी गरीबी कैसे पैदा हुई हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। अब आपने अगर मेरे बाकी वीडियो सुने होंगे तो उसमें बहुत विस्तार से मैंने एक बात रखी है कि इंसान का जन्म कैसे हुआ। 10 लाख सालों से ये जो इंसान पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, इसमें धीरे धीरे कैसे विकास होते गया। पहले वो गुफाओं में रहता था, तब उसमें कोई विवाह संस्था का प्रावधान नहीं था, केवल नर मादी रिलेशन थे। हर माता को पता रहता था कि मुझे जो बच्चे होते हैं वो मेरे पेट से निकलते हैं। संख्या बहुत महत्व की थी, क्योंकि संख्या के बल के आधार पर ही वो जी पाते थे, और इसलिए माता जो बच्चे पैदा करती है उसको बहुत महत्व प्राप्त था। इसलिए जो माता सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है, उसकी लड़कियां सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है, उसको पहले से पूरे सिस्टम में, ये जो टोली की सिस्टम थे, चाहे आप उसको गुफाओं में रहने वाली टोलियां कहें, इनमें माताओं को महत्व था। इन्हीं माताओं ने धीरे धीरे अनाज का संशोधन किया। जो भी अनाज इधर उधर से उठा के लाते थे, उनके धीरे धीरे ध्यान में आया कि अनाज के बीज बोने के बाद में वो उगता है, तो हम अनाज को उगा सकते हैं, इसका पहला पता चला। अनाज बहुत दिनों तक टिकता है, तब तक अग्नि का भी शोध लग चुका था। इसलिए ये लोग खेती करने के लिए नीचे आए, यानी पहाड़ों में जो गुफाओं में रहते थे वो नीचे आए, जहां पर वो खेती कर सके। जंगल काटे और खेती करने लग गए। अब एक टोली में अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग एक जगह खेती करना संभव नहीं है। इसलिए एक माता, उसके बच्चे इस ढंग से वो अलग अलग दिशाओं में गए, अलग अलग जगहों पर काम करने लग गए, खेती करने लग गए, और उसमें से एक फैमिली सिस्टम इन्वॉल्व हुई। एक माता, उसके बच्चे, उसके बच्चियों के पसंद आने वाले लड़के, इस ढंग से एक गांव बन गया, दूसरा गांव इस ढंग से बन गया, तीसरा गांव तीसरे ढंग से बन गया। अब पहाड़ के चारों ओर लोग अलग अलग जगह अपने गांव खड़े कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, साथ में पशुपालन कर रहे हैं, पशु की भी मदद ले रहे हैं। इस ढंग से कई हजार सालों में ये गांव एस्टेब्लिश होते गए, जो पहले शुरुआत के दिनों में मातृसत्ताक थे। अब हर गांव वैसे देखा जाए तो बराबरी का था, नेचर पर सभी का हक था,
जो मेहनत करेगा उसके जमीन मालकियत की बन जाती थी, स्वामित्व उसका होता था। लेकिन धीरे धीरे इन गांवों में विषमता पैदा हुई। कैसे, वो हम देखेंगे। हम 3 गांवों का उदाहरण लेंगे। पहले गांव का नाम है ए, दूसरे गांव का नाम है बी और तीसरे गांव का नाम है सी। तीनों गांवों में कुछ किलोमीटर्स का अंतर है, 10-20 किलोमीटर का अंतर तीनों गांवों में है। लेकिन तीनों गांवों की स्थिति विपरीत है, अलग अलग है। विपरीत है यानी बुरी है ऐसा नहीं है, अलग अलग है। इसलिए धीरे धीरे कई सालों के अनुभव के आधार पर ए गांव के लोग दाल का उत्पादन ज्यादा करते हैं, बी गांव के लोग चावल का उत्पादन ज्यादा करते हैं, और सी गांव के लोग जो हैं वो गेहूं का उत्पादन ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी जमीन और वातावरण उसके लिए अनुकूल है। और ये तीनों आपस में बार्टर सिस्टम के जरिए एक दूसरे को बांट लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो, किसी को ए गांव को गेहूं की आवश्यकता है, तो सी गांव से वो 100 बोरे गेहूं लेगा और उसके एवज में 100 बोरे दाल उसको देगा। उसको चावल की आवश्यकता है, तो बी गांव से 100 बोरे चावल लेगा और उसके एवज में 100 बोरे दाल देगा। इस ढंग से इनका बार्टर सिस्टम के जरिए रिलेशन चलता रहा। अब कल्पना कीजिए कि एक साल में ए गांव और बी गांव पर कोई अकाल नहीं आया, लेकिन सी गांव में पानी ही नहीं पड़ा। अब सी के एरिया में पानी न पड़ने के कारण वहां अकाल आ गया जीने के लिए। इसलिए उनको दाल की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, लेकिन उसके बदले में वो गेहूं नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों गांवों के साथ में उनको ये सौदा करना पड़ा कि भाई हर साल के तरीके से हम आपसे 100 बोरे दाल लेते हैं, 100 बोरे बी से चावल लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हम गेहूं नहीं दे सकते। फिर बात ऐसी निकली, ठीक है इस साल आप गेहूं नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, हमने भी कुछ बचा के रखा है गेहूं, उसके आधार पर हमारा भी चला, लेकिन आपको अगले साल 100 के बदले 200 बोरे गेहूं देना पड़ेगा। अब सी ने दोनों को कमिट कर दिया कि वो ए को भी 200 देगा और बी को भी 200 देगा उसके एवज में। अब दूसरे साल शायद बी पर अकाल आया, सी पर अकाल आया, लेकिन ए पर बिल्कुल अकाल नहीं आया। अब सी तो दे नहीं सकता है, उसको 200 बोरे ए को देना है पहले के, और अभी के 100 देना है अगर उसको दाल लेनी है तो। फिर शर्त बढ़ जाती है कि आपको इसके भी 200 देने पड़ेंगे। यानी तीसरे साल में गेहूं वो दे नहीं सकता, इसलिए उसको 400 बोरे ए को देने हैं, 200 बोरे पहले से देने थे वो देने ही है, ऊपर से और इस साल भी अकाल होने के कारण वो नहीं दे सकता, इसलिए 400 बोरे उसको बी को भी देने हैं। बी में अकाल पड़ा, उसको उधार लेना पड़ता है ए से। इस ढंग से अगर इसको आप इस गणित को रेसिप्रोकल करते जाए, देखते जाए, गणित लगाते जाए, तो आपके ध्यान में आएगा कि जहां बार बार अकाल होता है या फिर कोई नैसर्गिक आपत्ति बार बार आती है, वहां का गांव गरीब होते गया, और जहां नैसर्गिक आपत्ति बहुत कम आती है या नहीं के बराबर आती है, जहां ज्यादा अनुकूलता है नेचर के, वहां का गांव अमीर बनते गया। इस ढंग से शुरुआत में अमीरी गरीबी ये भेद जो तैयार हुआ वो तैयार हुआ, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं था, पूरा के पूरे गांव का था, क्योंकि पूरा गांव संयुक्त रीति से काम करता था। एक ये फैमिली सिस्टम थी, एक फैमिली कर ही वो गांव था। धीरे धीरे जब इसका रूपांतरण पितृसत्ताक पद्धति में हुआ, ये बहुत विस्तार से मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया है, आप उसको बहुत विस्तार से सुन सकते हो। पुरुष सत्ताक पद्धति क्यों पैदा हुई? जब ये पूरी की पूरी गांव की व्यवस्था, नए गांव की मातृसत्ताक पद्धति की व्यवस्था पशुपालन करने लग गई, पशु उनके कंट्रोल में आए, तब उनके ध्यान में आया कि जब तक नर और मादी साथ में नहीं आते तब तक नए बच्चे पैदा नहीं होते।
तब तक उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि स्त्री पुरुष साथ में आने के बाद, सेक्स करने के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। यह उनको पता नहीं था, यह ज्ञान नहीं था। लेकिन पशु पर पूर्ण नियंत्रण आने के कारण, कंट्रोल आने के कारण यह ज्ञान उनको मिला। पुरुषों को पता चला कि नए मानव जाति के प्रोडक्शन में हमारा हिस्सा होता है, हमारे हिस्से के बगैर कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। और पहले से पुरुष सशक्त थे, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई कोई स्त्री गर्भवती है तो कुछ काम नहीं कर सकती है। उसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने आप को कम कामों में डालना है, शरीर के ज़्यादा मेहनत के काम नहीं करने हैं, कुछ दिन बिल्कुल वो काम नहीं कर सकती, इस अवस्था में उसको जाना होता है। ये मर्यादा पुरुषों को नहीं थी। तो धीरे धीरे पुरुष सभी कामों में एक्सपर्ट होते गए, खास कर लड़ाई के काम में, बाहर के शिकार के काम में, खेती के काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होते गए। तो नेचुरली उन्होंने अपने कब्जे में सब बातें ली। वो खुद टोली प्रमुख बन बैठे। और जब पुरुष टोली प्रमुख बना तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि उसका वारिस कौन होगा। स्त्री के वारिस की तो कोई यानी चिंता नहीं थी, क्योंकि स्त्री के पेट से ही बच्चा जन्म लेता है। यहां भी प्रश्न आया कि उसका वारिस कौन होगा, और इसलिए उसने अपनी कुछ खास साथी जो होती थी स्त्रियां, उनको डिक्लेयर करना शुरू किया कि ये मेरी रानी है, और उसकी अगर जो रानी होगी उसका और किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं आना चाहिए, तो ही बच्चा उसका होगा। और यहां से लग्न संस्था की शुरुआत हुई। विवाह संस्था का इतिहास कर जो वीडियोज अपलोड है उसमें ये पूरी जानकारी बहुत विस्तार से आपके सामने रखी है। और यहां पुरुष प्रधान समाज रचना आने के बाद ये जो अमीरी गरीबी की सिस्टम है वो व्यक्तिगत बनते गई, एक फैमिली तक सिमटते गई, गांव तक नहीं रही। गांव में ही कुछ लोग ज़्यादा अमीर, कुछ लोग ज़्यादा गरीब बनते गए, और इसी ढंग से ये अमीरी गरीबी क्रिएट हुई। ये हमने क्रिएट की है, इतना आप ध्यान में रखिए। अभी मित्रों हम देखने वाले थे कि ये कैपिटलिज्म, पूंजीवाद कैसे पैदा हुआ। कैपिटलिज्म या फिर पूंजीवाद जिसे कहते हैं, उसका सही में मतलब क्या होता है। उसका सही में मतलब, सही मायने में देखा जाए तो कैपिटलिज्म ये शब्द पहले भी उपयोग में लाया जाता था, लेकिन उसका सही अर्थ क्या ले ये तय करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब से विज्ञान के काफी अनुसंधान होने लगे, यूरोप में बड़े बड़े मशीन्स लगने लगे, बड़े बड़े मशीन्स के द्वारा अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन होने लग गया, जैसे चाहे कपड़ों का प्रोडक्शन हो, बाकी चीजों का प्रोडक्शन हो, जिसको हम आगे चलकर औद्योगिक क्रांति इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो फिर इसको मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म ऐसा शब्द का उपयोग किया गया। पूंजीवाद का सही अर्थ क्या है। पूंजीवाद का सही अर्थ यह होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर किसी व्यक्ति का या फिर किसी फैमिली का स्वामित्व होता है। यानी उत्पादन का कारखाना होगा वो किसी के स्वामित्व का होगा, चाहे व्यक्ति, चाहे फैमिली, चाहे ग्रुप। ये पूंजीवाद का दूसरा एक बहुत बड़ा लक्षण ये है कि ये सब काम जो होता है वो मुनाफे के लिए होता है। मुनाफा प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए ये काम होता है, प्रॉफिट के लिए काम होता है। और प्रॉफिट प्राप्त करना, मुनाफा प्राप्त करना, ये उनका अधिकार होता है। अब ये प्रोडक्शन कर उसका मुनाफा कमाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने का अधिकार ये स्वामी का होता है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। राजा को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। उसके लिए आवश्यक जो जमीन होगी वो भी वो खरीदेगा, चाहे जो भी तरीके उपलब्ध होंगे उसके आधार पर। उसके लिए आवश्यक, उस कारखाने में काम करने के लिए आवश्यक जो मजदूर होंगे वो मजदूरों को वो लगाएगा। उनको कितना मेहनत आना देना देगा ये वो तय करेगा, ये उसका अधिकार होगा। उसमें से उसको कितना प्रॉफिट प्राप्त करना है ये उसका अधिकार होगा। वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा।
ये पूंजीवाद के लक्षण है। इसको नियंत्रित करेगा तो क्या करेगा? जो अर्थशास्त्रीय खुली अर्थव्यवस्था के नियम होते हैं वो केवल उसको नियंत्रित करेंगे। यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कीमतें कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कीमतें बढ़ेगी। ये जो अर्थशास्त्रीय नियम है ये अपने आप जो काम करेंगे स्पर्धा के कारण वो चलेगा, लेकिन इसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो केवल उत्पादन के साधन का स्वामित्व एक व्यक्ति का, एक समूह का, यहां तक ये बात मर्यादित नहीं, तो उसको प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट के लिए काम करने का, प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार होगा, और उसके लिए जो आवश्यक है वो पूरी यंत्रणा खड़ी करने का अधिकार होगा, और उस पर स्टेट का या फिर राजा का नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, इसके बदले में वो राजा को या फिर स्टेट को, जो भी उस यहां की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कुछ हिस्सा देगा, लेकिन नियंत्रण नहीं होगा। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। बहुत आसान शब्दों में मैंने ये बात आपके सामने रखने की कोशिश की। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, उत्पादन के जो भी साधन हैं उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना, उसका उपयोग पर्सनल प्रॉफिट के लिए करना, ये प्रॉफिट के लिए उपयोग करते वक्त जो भी आवश्यक यंत्रणा है पूरी खड़ी करने का उसको अधिकार है, और उस पर स्टेट का और राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। कितना प्रॉफिट कमाना है कितना नहीं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। इसके एवज में केवल जो सुरक्षा उसको राजा देता है, स्टेट देती है, राज्य देता है, इसलिए वो कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट में से राजा को या स्टेट को देगा, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं होगा राजा का या स्टेट का। इसको कहते हैं पूंजीवाद। बहुत आसान शब्दों में मैंने ये बात आपके सामने रखी है। यानी किन किन चीजों के बारे में उसको स्वतंत्रता है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करे, कितना भांडवल डाले, पूंजी डाले, ये उसका अधिकार है। वर्कर्स कौन से उपयोग में लाए, अफ्रीका से लाए, इंडिया से लाए, श्रीलंका से लाए, उनको कितनी मजदूरी दे, ये उसका अधिकार है। मशीन्स खरीदने का, उसका पैमाना बढ़ाने का, यानी अभी ये छोटे प्रोडक्शन वाली मशीन है, इसके एवज में उसको बड़े प्रोडक्शन वाली, मास प्रोडक्शन वाली मशीन लगाना है, तो इसके लिए किसी को पूछने का, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद तय करेगा, मशीन चाहे जो वो लगाएगा। मार्केट में कौन से बेचना है, कहाँ बेचना है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं। राजा उसको ये नहीं कह सकता कि तुम केवल मेरे देश में बेचोगे, बाहर के देशों में नहीं बेचोगे, ये भी नियंत्रण नहीं होगा। और इतना ही नहीं, तो उसके बाद में प्रॉफिट कितना लेना है, इस पर भी नियंत्रण नहीं। ये होता है पूंजीवाद का मतलब। मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छे ढंग से अभी आप तक पहुंची होगी। अब मित्रों, ये पूंजीवाद में ये स्वतंत्रता है, दी गई, इसमें से क्या क्या चीजें पैदा हुई। अब जिसका उद्देश्य है प्रॉफिट को बढ़ाना, पहले भी प्रॉफिट वसूलते थे सामंती व्यवस्था में, दिन रात खेती में काम कर रहे हैं, खेतीहर भी काम कर रहा है, किसान भी काम कर रहा है, जो बंधुआ मजदूर है वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, वो जीवित रहे इतना उनको दिया, बाकी का सब खींच लिया सामंतों ने। उसके आधार पर उनकी अमीरी बढ़ी, उसका कुछ हिस्सा राजा तक पहुंचा, उसके आधार पर राजा का राज चलते रहा। यह व्यवस्था तो थी ही, लेकिन इस व्यवस्था में राज्य का नियंत्रण होता था, सामंतों का नियंत्रण होता था, उनके सैनिकी बल का नियंत्रण होता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सैनिकी बल का नियंत्रण के बगैर यह व्यवस्था खड़ी की गई। अब अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो खर्चे कम होने चाहिए, जितने खर्चे कम होंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहां खर्चे बचाना संभव है? कैपिटल में शायद संभव नहीं।
सबसे बड़ा तबका है मजदूरों का, जहां खर्चे बचाए जा सकते हैं। यूरोप में का मजदूर अगर उपयोग में लाया तो वहां का रहन सहन और थोड़ा ज्यादा अच्छा होने के कारण उनको ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। फिर क्यों वहां के मजदूरों को ज्यादा पैसे दे, उससे इंडिया से मजदूर लाए, अफ्रीका से मजदूर लाए, जो बंधुआ मजदूरों जैसा काम करेंगे, 16-16 घंटे काम करेंगे। पहले के जमाने में 16-16 घंटे काम चलता था ये मास प्रोडक्शन में, और वो केवल जीवित रह सके इतना ही उनको दिया जाए। तो मजदूरों को कम मेहनताना देकर ये प्रॉफिट का मार्जिन बड़े पैमाने पर बढ़ाने के एक परंपरा इसमें से शुरू हुई। अब मजदूरों को अगर मेहनताना कम देना है, लेकिन वो जिंदा रहने चाहिए, वो खाएंगे पिएंगे तो काम करेंगे। अब उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक क्या है? एक रहने के लिए छोटी सी झोपड़पट्टी, वो तो ठीक है खड़े कर दिए, लेकिन छोटी सी अगर झोपड़पट्टी भी खड़ी करनी है तो जमीन छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो कहां से लाएंगे? वो सभी खेती से संबंधित चीजें होती है। पहले के जमाने में ईंटें भी गांव में बनती थी, खेती के साथ में बनती थी, तो नेचुरली उन सब चीजों की कीमत कम होनी चाहिए, अनाज की कीमत कम होनी चाहिए, कपड़ों की कीमत कम होनी चाहिए, ताकि मजदूर की जो आवश्यकता है, जीवनावश्यक चीजें उसके लिए जो आवश्यक है, उनकी कीमत कम होनी चाहिए, तो उसको मजदूरी देना संभव होगा। और इसलिए जैसे ही ये मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म पैदा हुआ, पनपने लग गया, बड़े पैमाने पर पनपने लग गया, तो उसमें एक बात ये मानी गई कि सबसे कम मजदूरी देना ही प्रॉफिट प्राप्त करने का एकमात्र जरिया बड़ा हो सकता है, बाकी जगह कटौती करना मुश्किल है। और इसलिए मेहनताना भी कम देना, और ये कम मेहनताने में वो मजदूर जिंदा रहे, इसलिए खेती के सभी उपज को कम दाम देना, ये सिस्टम खड़ी हुई। इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा आपको। और इसमें से बड़े पैमाने पर ये मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म चल निकला, क्योंकि इस कैपिटलिस्ट के पास, इस कारखानदार के पास जब ज्यादा प्रॉफिट आता है तो उसमें से नई मशीनें खरीदता है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, नया कारखाना लगाता है, नया कारखाना लगाने के बाद में और ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और ज्यादा प्रोडक्शन बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। ज्यादा प्रॉफिट उसको प्राप्त हुआ कि उसके आधार पर वो और एक नया कारखाना खोलता है। इस ढंग से ये साम्राज्य बढ़ते जाता है, और ये अर्थ सत्ता, एक बड़ी सत्ता उसमें से उभर कर आई। दुनिया में पहले भी अर्थ सत्ता को महत्व था, लेकिन इतना महत्व कभी नहीं था, क्योंकि उस पर राजा का नियंत्रण होता था, राजा उससे बड़ा था, और राजा जब चाहे तब ये अर्थ प्राप्त कर सकता था युद्ध के जरिए। ये सिचुएशन अब नहीं रही। ये अर्थ सत्ता बहुत बड़ी। अब ये पूरी की पूरी औद्योगिक क्रांति जिसको कहा गया, ये किस आधार पर खड़ी रही? मजदूर को कम मेहनताना देना, और उस कम मेहनताने में वो जी सके, इसलिए खेती उपज को कम दाम देना। इसके आधार पर यह पूरी यंत्रणा सामंती यंत्रणा से, सामंती व्यवस्था से, फ्यूडल सिस्टम से मास प्रोडक्शन वाले कैपिटलिज्म में रूपांतरित होते वक्त यह सिस्टम का उपयोग किया गया। इतना आप समझ लो, इतना आप ध्यान में रखो। अब जिन लोगों को, अपने ही देश के लोगों को इस ढंग से शोषित करना संभव नहीं था, जैसे ब्रिटेन के हैं या फिर यूरोप के बाकी भी कंट्रीज के हैं, उन्होंने क्या किया कि उनके जो उपनिवेश थे उनको शोषण का जरिया बनाया। जैसा ब्रिटिशों का राज पूरे दुनिया में था, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर खेती चलती थी भारत में, सबसे ज्यादा खेती का प्रोडक्शन था भारत में।
तो उन्होंने सबसे पहले भारत का ये खेती का जो प्रोडक्शन है वहां से ये पैसा प्राप्त करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहां के किसानों को, पहले भी किसान यहां कपास तो उगाता था, कपड़े गांव में बुने जाते थे, गांव का बुनकर कपड़े बुनता था, गांव में ही उसका उपयोग किया जाता था। उन कपड़ों में कोई स्पेशलिटी होगी तो बाकी के गांव के लोग आकर वहां से बार्टर सिस्टम से उसको लेते थे, या फिर व्यापारी लोग खरीद कर दूसरे देशों में जाकर बेचते थे। ये अतिरिक्त पैसा उनको मिलता था। लेकिन पूरे गांव के कपड़े पूरे होने के बाद इस सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया। हमने वो देखा है। उन्होंने क्या किया, यहां कपास बड़े पैमाने पर उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। ये कपास को ढोना संभव इजीली हो, इसलिए रेलवे पूरी तरह से फैलाई गई। आप देखेंगे कि रेलवे जिस ढंग से फैलाई गई, वो जहां से उनको बहुत आवश्यक है, ब्रिटेन भेजना है सामान, वहां तक रेलवे बड़े पैमाने पर फैलाई गई, चाहे वो कपास हो चाहे बाकी खनिज हो। और उसके आधार पर ब्रिटेन के कारखाने चलने लग गए। यहां के किसानों का शोषण करते करते उन्होंने यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर डाली, खत्म कर डाली। नहीं तो उनका कपड़ा कौन खरीदेगा, उनका तेल कौन खरीदेगा, उनकी चीजें कौन खरीदेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक चलेगी तब तक ये संभव नहीं था। भारत का किसान अंग्रेज इस देश में आने के पहले बाजार से केवल नमक खरीदता था, और बाकी जो चीजें होगी वो उसके जीवनावश्यक चीजों से अलग रहती थी। भाई कुछ मिर्च मसाले उसके एरिया में नहीं होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे ढंग के मसाले कोई है तो उसको खरीदेगा, फल खरीदेगा जो उसके एरिया में नहीं होते हैं। जो गांव के थोड़े बहुत अच्छे संपन्न लोग होते थे वो, फिर कोई जिस ढंग का वस्त्र हमारे यहाँ नहीं होता है, कोई स्पेशल वस्त्र है तो दूसरा वस्त्र शादी के लिए खरीदेगा। यही तक उसका बाजार से संबंध है। वो किसान को तेल के लिए भी, मिर्ची के लिए भी बाजार में आए, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने निर्माण की। और परिणाम ऐसा हुआ कि ये किसान जो एक स्वयंपूर्ण देहात का हिस्सा था, वो एक शोषण का बहुत बड़ा हथियार बना। अब ये हथियार कैसा बना, ये हमको समझ लेना चाहिए। पूरे दुनिया का कैपिटलिज्म, केवल यूरोप का नहीं, आगे चलकर अमेरिका का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी, पूरे दुनिया का कैपिटलिज्म खेतीहर के, किसान के शोषण के आधारित खड़ा हुआ है। और इसको मार्क्स ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, समझाया दास कैपिटल नाम की किताब के जरिए। उसके बारे में हालांकि बहुत विस्तार से ये बात मैंने आपसे कहनी चाहिए, लेकिन जो मैं अभी बात आपसे कर रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझे, इसके लिए एक शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि किसान की जो उपज है उसको जितना दाम मिलना चाहिए उतना दाम उसको दिया नहीं जाता डेलिबरेटली, उसको कम दाम दिया जाता, और कम दाम देने के कारण जो नफा बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, इसी को आगे चलकर मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य ऐसा कहा है। यह अतिरिक्त मूल्य के जरिए बड़ा प्रॉफिट क्रिएट करने की यंत्रणा कैपिटलिज्म में पैदा हुई। हालांकि कैपिटलिज्म का पूरा विकास ही इसी के आधार पर खड़ा हुआ। यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करो, किसानों का शोषण कर कर, मजदूरों का शोषण कर कर, और ये अतिरिक्त मूल्य का रूपांतरण जो ज्यादा प्रॉफिट में होता है उसके कारण कैपिटल बढ़ता है, उसके कारण नए कारखाने खुलते हैं, उसके कारण नया उत्पादन बढ़ता है, उसके कारण विकास होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इसको बढ़ावा देने का काम पूरे दुनिया में किया गया। इसी में से बड़े बड़े उद्योग विकसित होने लग गए, किसानों के शोषण के आधार पर, मजदूरों के शोषण के आधार पर बड़े बड़े उद्योग खड़े होते गए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता गया। अब ये कारखाने जहां लगेंगे वहां बड़ी बस्तियां खड़े होने लग गई। शहरों में कारखाने लगे तो वहां की झोपड़पट्टियां बढ़ने लग गई। और धीरे धीरे अर्थशास्त्र में यह भी बात आई कि जब विकास होता है किसी देश का, किसी राज्य का, तो देहातों की संख्या
यानी लोकतंत्र या फिर पॉपुलेशन वहां का कम होते जाता है, वो शहरों में शिफ्ट होते जाता है, और शहरों में ये पॉपुलेशन शिफ्ट होना ही विकास का लक्षण है। देहात सिकुड़ते जाएंगे, शहर बढ़ते जाएंगे, यही विकास है। अब इसमें विकास किसका, यह सवाल नहीं खड़ा करना। विकास पूंजीवाद का, पूंजीवाद का विकास यानी पूंजीपति का विकास, कैपिटलिस्ट का विकास, जिसका इस पर स्वामित्व है। इस पर नियंत्रण किसका, देखा जाए तो किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। केवल वो राजा को हिस्सा देगा, केवल वो स्टेट को हिस्सा देगा, लेकिन नियंत्रण नहीं चाहिए। तो विकास किसका, पूंजीवादी विकास, ये पूंजीपति का विकास। उसमें किसान गरीब हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। इसमें मजदूर का शोषण हो रहा है, उसको कम से कम वो जिंदा रहे इतना ही देखा जा रहा है। वो जल्दी मरे नहीं, क्योंकि वो मरेगा तो काम का नुकसान होगा, इसलिए उसने जिंदा रहना चाहिए। इसलिए उसको डॉक्टरी सहायता भी मिलनी चाहिए, इसलिए उसको सस्ते में अनाज मिलना चाहिए, रहने के लिए सस्ते में जगह मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था तो खड़ी की, लेकिन किस लिए, कि वो केवल जिंदा रहे, ताकि रात दिन काम करते रहे, इनका प्रॉफिट बढ़ाते रहे और विकास होता रहे। यह विकास का एकदम नया अलग मॉडल औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे दुनिया में शुरू हुआ। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। और मुझे लगता है ये कैपिटलिज्म आपके बहुत अच्छे ढंग से अभी ध्यान में आया होगा। तो ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म तब तक दो प्रकार से पूरे दुनिया में काम कर रहा था, क्योंकि मार्क्स के ये अंतर्विरोध ध्यान में आने के बाद में उन्होंने इसके बारे में बोलना शुरू किया, और उसी में से आगे चलकर मार्क्सवादी क्रांति हुई, आपको मालूम है। और उसके बाद में सही माने में मार्क्सवादी क्रांति होने के बाद में रशिया में, जिसको हम रशियन क्रांति कहते हैं, मार्क्सवादी साम्राज्य निर्माण हुआ। उसको साम्राज्य नहीं कहा जाता है, उसको रशियन क्रांति के बाद में वहां पर जिसको हम कम्युनिस्ट राज कहेंगे, वो राज आया। ये कम्युनिस्ट राज में भी यही नियम का उपयोग किया गया। यानी मार्क्स ने जो अंतर्विरोध बताया था कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कामगारों का शोषण करते हैं, खेतीहर का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, वही बात रशिया में लेनिन स्टालिन ने बाद में अमल में लाई। क्योंकि कोई भी नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ी होती थी वो सामंती अर्थव्यवस्था के आधार पर, और सामंती अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खड़ी थी खेती के उत्पाद के आधार पर। यह दुनिया की पहली व्यवस्था है, खेती के उत्पाद के आधार पर खड़ी हुई। यह तो 18वीं 19वीं शताब्दी में नई व्यवस्था हुई, जिसको हम मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म कह रहे हैं। उसके पहले तो थी नहीं इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रोडक्शन करने वाली व्यवस्था। तो नेचुरली मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था में भी, यानी रशिया में, इसी ढंग का उपयोग हुआ। केवल वहां पार्टी का शासन था, उन पर कंट्रोल था, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यही नियमों का उपयोग किया गया। बड़े बड़े कारखाने लगे, क्योंकि देश का विकास करना है। और केवल देश का विकास नहीं करना रशिया का, तो पूरे दुनिया में मार्क्स का राज निर्माण करना है, मार्क्सवादी विचारों का राज निर्माण करना है। इसलिए केवल रशिया पर, रशिया के जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरे दुनिया के कामगारों की जिम्मेदारी थी। और पूरे दुनिया के कामगारों का हित करने के लिए रशिया ने वही काम किया, अपने ही कामगारों का बड़े पैमाने पर शोषण किया, उनको कम मजदूरी दे, किसानों के उपज को कम दाम दे ताकि मजदूरी कम रहे, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़े,
प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ने के बाद में जो कैपिटल तैयार होगा उसमें से नए कारखाने लगेंगे, नए कारखाने में से और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद में स्टेट के पास जो भी राज्य यंत्रणा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य यंत्रणा हो चाहे किसकी भी हो, उसके पास बड़े पैमाने पर कैपिटल इकट्ठा हो और उसके आधार पर वो अपने देश के भी बड़े बड़े उद्योग लगाए और उसके आधार पर जो सैन्य बल और बाकी चीजें खड़ा होता है उसका उपयोग कर कर पूरे दुनिया में मार्क्सवाद या फिर ये कम्युनिज्म फैलाए। यानी मार्क्स ने जो शोषण रोकने के लिए जो बात कही उसी का उपयोग, उसी तंत्र का उपयोग, वही यंत्रणा उपयोग में लाकर यहां पूंजीवादी शोषण करते थे, यहां वे कम्युनिस्ट पक्ष शोषण करने लग गया, कम्युनिस्ट पार्टी शोषण करने लग गई, सरकार शोषण करने लग गई और वही यंत्रणा का वहां उपयोग हुआ। अब इसके बारीकियों में मैं बाद में जाऊंगा। केवल मुझे समझाना था कि नेहरू जी की अर्थव्यवस्था कैसे आई। नेहरू जी पहले से बहुत प्रभावित थे। ये बड़े बड़े उद्योग के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है और इस बड़े बड़े उद्योगों का जो प्रोडक्शन होता है उसके कारण जो विकास होता है उस विकास से बहुत प्रभावित थे। अब दोनों ने यूरोप बहुत नजदीक से देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देखा था और गांधी जी ने भी देखा था। दोनों को कल्पना थी कि एक्चुअली क्या है, किस ढंग से काम करना है, किस ढंग से काम होना चाहिए, इसकी दोनों को कल्पना थी। लेकिन दोनों को कल्पना होने के बावजूद दोनों का इस बारे में विचार अलग अलग थे। अभी वो तो अपने नई अर्थव्यवस्था में जब देश को स्वतंत्रता मिली उसके पहले गांधी में और नेहरू जी में कुछ पत्र व्यवहार हुआ। सही माने में तब सबका ध्यान था देश को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, इसी पर सबका ध्यान था। लगातार आंदोलन चलते रहते थे, गांधी जी बहुत बिजी रहते थे, नेहरू जी का भी काफी समय जेलों में गया है। लेकिन फिर भी उस जमाने में दोनों के विचार भिन्न भिन्न है ये ध्यान में आए, यहां तक उनका पत्र व्यवहार हो चुका है। अब नेहरू जी को यह पूरी तरह से अच्छे तरह से ज्ञात था कि कैपिटलिज्म में किस ढंग से कामगारों का शोषण होता है और खेतीहर का किस ढंग से शोषण होता है, यह उनको बहुत अच्छे ढंग से पता था। इसलिए वो अपने नए देश में, नए भारत में, स्वतंत्र भारत में कैपिटलिज्म नहीं रखना चाहते थे। लेकिन रशिया से भी बहुत प्रभावित थे। कल्पना कीजिए 17 में रशिया सही मायने में कम्युनिस्ट कंट्री बना क्रांति के बाद, और 1945 तक रशिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य कर पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद और बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश हुआ। और नेहरू जी 1946 में अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 47 में अपने देश को स्वतंत्रता मिली, तो बहुत प्रभावित थे रशिया के बड़े बड़े प्रोडक्शन से। तो उन्होंने ये विचार किया कि अपने देश में क्यों ना उसी प्रोडक्शन का उपयोग किया जाए ताकि पूरे देश का विकास हो। लेकिन उन्हें कम्युनिज्म इस देश में नहीं चाहिए था, क्योंकि कम्युनिज्म में, मार्क्सवाद में, साइंटिफिक सोशलिज्म में इक्वेलिटी के लिए तो काम होता था, लेकिन स्वामित्व जो होता था वो व्यक्तिगत किसी का नहीं होता था, कामगारों का राज होता था। अब सभी कामगार तो राज कर नहीं सकते हैं, तो कामगारों की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी राज करती थी। उत्पाद के साधनों पर सब कामगारों का स्वामित्व है ऐसा माना जाता था, लेकिन एक्चुअल स्वामित्व कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो इन्हें जिन्हें लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जिनका पूरे पार्टी पर नियंत्रण है, उनका राज होता था।
उनको कहा जाता था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटारिएट, कामगारों की डिक्टेटरशिप। अब कामगारों के बजाय कुछ इने चिने लोगों का, गिने चुने लोगों का ये सही माने में डिक्टेटरशिप बन गई। वहां पर बोलने की स्वतंत्रता नहीं, विचार स्वतंत्र रखने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सभी कैपिटलिस्टिक मूल्य ऐसा माना गया था। विचारों की स्वतंत्रता घातक होती है, ये कैपिटलिस्टिक मूल्य है ऐसा माना गया था। यानी लिबर्टी नहीं, इक्वेलिटी चाहिए, इसीलिए तो ये राज खड़ा हुआ। कामगारों की हुक्मशाही चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, चुनने का अधिकार नहीं, पार्टी का प्रमुख कौन होगा दूसरों को चुनने का अधिकार नहीं। धीरे धीरे ये डिक्टेटरशिप बहुत ताकतवर बनते गई, और हम सबको पता है कि जब किसी के हाथ में एक निरंकुश सत्ता आती है तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्ट हो जाती है। तो ये भी रशिया में हुआ था। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि रशिया के विकास के लिए शुरुआत में ही करीबन 2 करोड़ सामान्य जनों को मारा गया। 2 करोड़ ये संख्या बहुत बड़ी है, और ये तो मैं 2 करोड़ कह रहा हूं, लेकिन कई तज्ञों का कहना ऐसा है कि 5 करोड़ तक लोग मारे गए। जो लोग काम नहीं करते थे, कम काम करते थे, बीच में अकाल आए, खाने को नहीं रहता था, पेट पालने के लिए जितना आवश्यक है, पेट भरने के लिए जितना आवश्यक है उतना भी अनाज नहीं दे पाते थे। उस अवस्था में करीबन 2 करोड़ से लेकर तो कहीं ज्यादा करोड़ तक लोग मारे गए। उसके आधार पर ये बड़ी बड़ी मशीनरी और औद्योगिक व्यवस्था रशिया की निर्माण हुई, और उसके आधार पर पूरे दुनिया पर राज करने का सपना वो देख रहे थे। हालांकि ऐसा माना गया है कि कम्युनिज्म में, जब कम्युनिज्म सही माने में एस्टेब्लिश होगा, कामगारों का राज एस्टेब्लिश होगा, तो ये जो स्टेट है, जो अभी पार्टी चला रही है, कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, ये स्टेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्टेट विल विदर अवे, स्टेट खत्म हो जाएगा, राज खत्म हो जाएगा, और कामगार पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा माना गया था। ये बात मार्क्स ने अपने कहने में कही थी, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी स्टेट विदर नहीं हुआ। उल्टा और ज्यादा वो पक्का होते गया, पक्का होते गया, पक्का होते गया। अब मित्रों, मार्क्स और एंगल्स ने जो बातें कही थी वो भी हम थोड़ी समझ लेंगे। कैपिटलिज्म में यह माना जाता था कि कैपिटल के कारण ही उत्पाद बढ़ता है। जो कैपिटल उपयोग में लाया जाता है, पूंजी उपयोग में लाई जाती है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उस कारण ही कारखाना निर्माण होता है, उस कारण ही प्रॉफिट निर्माण होता है, उस कारण ही उत्पाद बढ़ता है। यह बेसिक चीज पूंजीवाद में माने गई थी। उसमें कामगारों के श्रम को कोई महत्व नहीं था। मार्क्स ने सबसे पहले पूरे दुनिया के ध्यान में लाकर दिया कि कामगारों के श्रम के कारण ही उत्पाद होता है। कारखाने की मशीन उत्पाद नहीं करती है, वहां किसी ना किसी को काम करना होता है, उसे श्रम करना होता है। मशीन निर्माण करने के लिए भी श्रम करना होता है, मशीन का प्रोडक्शन करने के लिए भी श्रम करना होता है, प्रोडक्शन होने के बाद उसको ढोने के लिए भी श्रम करने होते हैं, और उसको बेचने के लिए भी श्रम करने होते हैं। तब जाकर जिसको ग्राहक है, जिसको आवश्यकता है, जो ग्राहक है, उसके पास ये माल पहुंचता है। कच्चा माल लाने के लिए भी श्रम करने होते हैं, कच्चा माल का उत्पाद करने के लिए भी श्रम होते हैं। तो श्रम के कारण ही ये उत्पाद होता है। ये बेसिक और सच्चाई वाली चीज मार्क्स ने बहुत ही आग्रह से रखी। अब उन्होंने कहा था, ये पूरे दुनिया के सामने बहुत तीव्रता से ध्यान में लाकर दिया कि उत्पाद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसमें का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये कामगारों को जो कम मेहनताना दिया जाता है,
ये उसका शोषण है। और ये शोषण के जरिए, ये शोषण के कारण जो पैसा चोरी किया जाता है, जिसको उसने अतिरिक्त मूल्य कहा, मैंने पहले ही ये शब्द आपके सामने उपयोग में लाया है, ये अतिरिक्त मूल्य के आधार पर नए कारखाने, नए नए ये सिस्टम खड़ी होती है। ये पूरी तरह से कामगारों के शोषण पर आधारित होती है और ये कामगारों का शोषण रोकना चाहिए। कामगारों का शोषण यानी किसानों का शोषण, ये पहले ही मैंने आपके सामने बात रखी। क्योंकि कामगारों का शोषण करने के लिए कम दाम में अनाज उपलब्ध होना चाहिए। कम दाम में अनाज उपलब्ध होगा तो ही मेहनताना कम दे पाएंगे, क्योंकि वो जिंदा रहना आवश्यक है। तो इसलिए एक तरफ मजदूरों का शोषण, कामगारों का शोषण, और दूसरी तरफ किसानों का शोषण, दोनों हाथ में हाथ चलकर चलता है। भारत में यही व्यवस्था यूरोप की चलाने के लिए यहां के किसानों का डायरेक्ट शोषण किया गया। अब कई लोगों को ऐसा लगता था कि समझो यही व्यवस्था अगर भारत में आए तो फिर वहां शोषण नहीं होगा, यानी मैनचेस्टर में जो कारखाने हैं वो अगर भारत में लगे तो वहां शोषण नहीं होगा। तब गांधी जी ने कहा था, जो उन्होंने ये बात हिंद स्वराज में कही है, कि देशी मैनचेस्टर भी किसानों का और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि नियम तो वही है, कम मेहनत आना दो, सस्ते में अनाज उपलब्ध करा दो, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, नियम तो वही है। फर्क इतना ही है कि ब्रिटेन भारत का शोषण करता था, भारत के किसानों का और मजदूरों का शोषण करता था। उसके बजाय भारत के कैपिटलिस्ट, भारत के पूंजीवादी, भारत के कारखाने चलाने वाले, वो यहाँ के मजदूरों का शोषण करेंगे और यहाँ के किसानों का शोषण करेंगे। इतना ही फर्क होने वाला था। ये बात बहुत ही आग्रह से गांधी जी ने रखी थी, नेहरू जी को समझाने की कोशिश की थी, अपने पत्र व्यवहार के जरिए उनको बताई थी। 1905 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा है, हिंद स्वराज नेहरू जी ने पढ़ा है, उनको उसकी पूरी जानकारी थी। उनकी आपस में इस बारे में कुछ चर्चाएं भी हुई होगी। इसके बाद नेहरू जी को अर्थव्यवस्था यहां खड़ी करनी है। नेहरू जी ने यह शोषण बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्हें भांडवली अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम अपने देश में नहीं चाहिए थी, लेकिन बड़े उत्पाद तो करने थे, देश का उस ढंग से विकास तो करना था। इसलिए उन्होंने यहां पर मिश्र अर्थव्यवस्था का उपयोग किया। मिश्र अर्थव्यवस्था का मोटे तौर पर मतलब क्या है कि बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कामगारों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण नहीं होने देंगे। ये तय नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके बजाय तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। नया कैपिटल कहां से आएगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नया कैपिटल आएगा, नया कैपिटल आया तो कारखाने की श्रृंखला बढ़ते जाएगी, औद्योगिक विकास होते जाएगा। तो यहां के कामगारों का भी शोषण होगा, यहां के किसानों का भी शोषण होगा, लेकिन देश हित के लिए होगा। इसका फायदा केवल पूंजीपति नहीं उगा पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, देश को उसका फायदा मिलेगा। उसके जरिए ये औद्योगिक विकास जो है उसको तीव्रतर कर बाद में जो उसमें से प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसको आगे चलकर हमने वेलफेयर स्टेट कहा है, कल्याणकारी राज्य कहा है। उस ढंग से हम यंत्रणा खड़ी करेंगे। यानी शुरुआत के तबके में हम कामगारों का भी शोषण करेंगे, बाद में किसानों का भी शोषण करेंगे, किसानों के शोषण के आधार पर ही यहां भी हम औद्योगिक व्यवस्था खड़ी करेंगे, लेकिन उसका फायदा देश को मिले, लोकतंत्र को मिले, उसकी राज्य व्यवस्था को मिले, और राज्य व्यवस्था ये देखे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और आम जनता तक, गरीबों तक उसका फायदा पहुंचे। इस ढंग से ये मिश्र अर्थव्यवस्था भारत में शुरू करना उन्होंने तय किया। अब ये मिश्र अर्थव्यवस्था ने हमारे देश में क्या किया,
उसकी बारीकियां हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।